कस्टम, ठीक है। तो कस्टम क्या होता है? कस्टम एक्ट, कस्टम एक्ट कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर, 5 नंबर। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं, जो सिलेबस का वॉल्यूम है आप लोग का, जब हम लोग पढ़ते थे ना, कम से कम ये 50 नंबर का आता है, ठीक है। तो खोज के आपका सेक्शन दे दिया है, लेकिन बोला 5 नंबर से ही है। आपको अगर बोला जाए 1 2 3 ऐसा 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 करके 25 चैप्टर है। अगर आपको बोले 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 25 चैप्टर है, ठीक है, और बोले कि टोटल ये आएगा 100 नंबर का, ठीक है, और आपको ये बोल दे कि नेक्स्ट सेशन में ये बोल दे ठीक है 25 चैप्टर है, 25 चैप्टर नहीं है, सोचो 1 2 3 करके सोचो 20 चैप्टर है, और आएगा आपका 10 नंबर का। तकलीफ कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा? नीचे वाला, यही हुआ है। सेक्शन भर भर के दे दिया है, लेकिन नंबर कम कर दिया। मतलब क्या है सर, आपका टैक्स में क्या है? 50% DT और 50% IDT है ना, और वो 50% का 10% है कस्टम। मतलब कस्टम कितना नंबर का आएगा? ठीक है, 5 ठीक है, जो भी है मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम कवरेज कम क्लास में दूँ, ठीक है, मैक्सिमम कवरेज कम क्लास में, ज़्यादा टाइम डिवोट करके कोई फायदा नहीं है। फ्रॉम टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू देन वी हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्लास इन आवर करिकुलम, ठीक है, तो ज़्यादा, लेकिन इसका मतलब आप नहीं कि आप लोग की तरफ से भी बस छोड़ के चले गए। सर 5 नंबर तो बहुत मायने रखता है। अगर 5 नंबर थोड़ा सा पढ़ के आ जा रहा है तो इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। ओके, कस्टम। सर कस्टम क्या होता है सर? कस्टम क्या होता है? कस्टम किस पे लगता है? कस्टम इज अ ड्यूटी, कस्टम इज अ ड्यूटी किस पे लगता है? ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस। क्या? लोन, ठीक है, ओनली गुड्स, सर्विस में, ठीक है। कस्टम किस पे लगता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। अब सर्विस पे क्या लगता है? कस्टम नहीं लगता है, सर्विस पे कस्टम नहीं लगता, ठीक है, लेकिन सर्विस पे GST लगता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे GST लगता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे सर कस्टम भी लगता है और GST भी लगता है, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे ओनली GST लगता है। सिमिलरली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या लगता है? उसमें कस्टम, ठीक है, कस्टम। सर GST लगता है क्या इस पे? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स GST लगता है क्या? नहीं लगता। GST क्यों लगेगा? मैंने आपको एक्सपोर्ट में क्या बताया? एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट क्या चाहती है? सस्ता एक्सपोर्ट हो या महंगा एक्सपोर्ट हो? सस्ता एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट क्या चाहती है? सस्ता एक्सपोर्ट। तो क्या करेगी? ये टैक्स लगाएगी? टैक्स नहीं लगाएगी, नहीं लगाएगी, तो गुड्स कस्टम लगेगा और GST नहीं लगेगा। सिमिलरली इस पे क्या लग रहा था? सर्विस पे
जीएसटी लग रहा था, और जो बात ही नहीं हो रहा जीएसटी लगने का। क्लियर है? ओके, अब बताता हूँ सर, बोलने का क्या मतलब है? बोलने का मतलब है ये क्या है आपका इंडिया, ठीक है। आप गुड्स को ले जा रही हैं तो क्या लगेगा? एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। गुड्स को ला रही हैं तो क्या लगेगा? इंपोर्ट ड्यूटी, एंड बोथ आर गवर्न अंडर कस्टम एक्ट। क्लियर है? इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है सर। हम क्या मानेंगे? गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया liable to import duty, good exported in from India liable to export duty, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन है, पहला हमारा ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए सर, इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? ये इंडिया है, ये इंडिया है, और यहाँ कहाँ तक इंडिया है? ये क्या है? वाटर है ना, ये पूरा क्या है? वाटर है कि नहीं? ये कहाँ तक इंडिया है? कि सर यहाँ पे अगर मेरा शिप यहाँ पे रहे, ठीक है, तो ये क्या मान सकते हैं इंडिया में है कि नहीं है? आई डोंट नो, अभी तक बताया नहीं। अगर ये मान लिया मैंने बोल दिया कि हाँ है, तो सर ये शिप कहाँ तक चलेगा तो इंडिया मानेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में यही है, ठीक है। देखिए कस्टम एक्ट 1962, देखिए सर ये इंडिया है, ये इंडिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। बाहर वाले लोग के लिए क्या है? नॉन डोमेस्टिक। हम लोग के लिए क्या है? डोमेस्टिक। कस्टम के लिए क्या है? डोमेस्टिक। टैरिफ मतलब टैक्स एरिया, डोमेस्टिक टैक्स का एरिया, डोमेस्टिक टैक्स का एरिया, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। कस्टम में ये जो ये वाला, तो इस पर कोई हम लोग का ऑब्जर्वेशन नहीं है कि हाँ ये तो इंडिया है। अगर वाटर को देखा जाए ना, कस्टम एक्ट बाइफरकेट करके रखा है। कैसे बाइफरकेट किया है सर? ये जो मेरा कोस्ट है, ये कोस्ट है, कोस्ट से लेके यहाँ तक, कोस्ट से लेके यहाँ तक क्या बोलते हैं? इंडियन टेरिटोरियल वाटर। यहाँ तक मतलब कहाँ तक? ये 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल। कोस्ट से लेके यहाँ तक 24 नॉटिकल माइल, एंड कोस्ट से लेके यहाँ तक क्या है? 200 नॉटिकल माइल। बट दिख रहा है ना, बढ़ रहा है। और उसके बाद कोस्ट से लेके अबव यहाँ पे इंटरनेशनल वाटर या फिर हाई सी, वर्ड लिखा है लॉ में हाई सी, इंटरनेशनल वाटर, लेकिन नॉर्मल यूज में आदमी इंटरनेशनल वाटर ही बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन कस्टम एक्ट में लिखा क्या है? हाई सी, ठीक है। तो बोला जाता है, कस्टम एक्ट में बोला जाता है कि इंडिया कहाँ तक है? यहाँ तक है। इंडिया इज एक्सटेंडेड अप टू 200 नॉटिकल माइल। मतलब सर अगर मेरा शिप पहले यहाँ था, शिप पहले यहाँ था, तो इंडिया में है कि नहीं है? आंसर इज नहीं है। क्लियर है? लेकिन शिप जैसे ही इसको पार किया है और यहाँ पे आ गया है, तो वो इंडिया में आ गया। लायबल टू पे ड्यूटी, लायबल टू पे ड्यूटी इफ इंपोर्टेड टू डोमेस्टिक टेरिटरी, if imported to liable to pay duty if imported to domestic tariff area,
सर इफ नॉट, अगर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में इंपोर्ट नहीं हुआ है तो मतलब क्या है सर, यहाँ पे आया फिर यहाँ से यहाँ ही चला गया, नॉट लायबल टू पे। ठीक है, अगर इंपोर्टेड तभी मानेंगे, ड्यूटी तभी लायबिलिटी आएगा पेमेंट करने का, लायबल हो जाएगा कि ड्यूटी पेमेंट करने का तभी आएगा जब वो डोमेस्टिक पेमेंट डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में आएगा, अनलेस नहीं आएगा, अनलेस नहीं है। क्लियर? तो पहले हम इसका बात करते हैं सर, आपकी इनकम टैक्स एक्ट में इंडिया इज एक्सटेंडेड अप टू क्या, 12 नॉटिकल माइल। क्लियर है? आपके इनकम टैक्स एक्ट में इंडिया इज एक्सटेंडेड अप टू 12 नॉटिकल माइल। यहाँ पे रेसिडेंट होने के लिए कितना दिन रहना जरूरी है? सेक्शन 6(1) 182 डेज। अगर कोई बंदा यहाँ पे 182 डेज है तो रेसिडेंट है कि नहीं? यहाँ पे है तो, यहाँ पे और यहाँ पे है तो नहीं है। नहीं, कस्टम में वो जो है ना आपका बाउंड्री, वो यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, देखिए क्या लिखा, इंडिया इज एक्सटेंडेड अप टू 200 nautical miles. India is extended up to 200 nautical miles, including Indian territorial water और including Indian custom water. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? इंडिया इज एक्सटेंडेड अप टू 200 nautical mile, यहाँ तक, मतलब क्या, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इंक्लूडिंग इंडियन कस्टम वाटर और इंक्लूडिंग इंडियन टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, मतलब बोला जब 12 नॉटिकल माइल तो क्या बोलते हैं, इंडियन टेरिटोरियल वाटर 24 नॉटिकल माइल, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, सो क्या बोलते हैं, इंडियन कस्टम वाटर, यहाँ तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अगर कोई मेरा शिप यहाँ से निकला है, शिप यहाँ से निकला है, यहाँ गया है, वापस आ गया है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है बोट में, फिर रिटर्न आ गया, इसको एक्सपोर्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर ये कुछ डेजिग्नेटेड एरिया है, ठीक है, इस पे डेजिग्नेटेड एरिया है, यहाँ पे क्या हुआ, पेट्रोल मतलब कि क्रूड ऑयल डिस्कवर हुआ और यहाँ से क्रूड ऑयल आके इंडिया आ गया, इसको इंपोर्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। ठीक है, बिकॉज इट इज अंडर 200 नॉटिकल माइल, तो नहीं मानेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये आपके बुक में लिखा हुआ था, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1.1515 माइल्स, 1.1515 माइल्स और 1.8543 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका सिग्नल लाइन से आ सकता है। ठीक है, सिग्नल लाइन लिख दिया है। एग्जाम की पॉइंट मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आपका उसमें आ सकता है, क्या बोलते हैं, सिग्नल लाइन में आ सकता है कि इंडिया 1 नॉटिकल माइल से कितना किलोमीटर ऐसे करके। ठीक है, ये यहाँ पर आ रही है। देखिए, ओके, एक केस है, देखिए ये मैंने केस कहाँ पे बताया था आपको, जीएसटी में भी बताया था, गार्डन सिल्क मिल्स और किरण स्पिनिंग मिल। ठीक है, जीएसटी में भी बताया था, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। अगर कोई चीज अगर सुप्रीम कोर्ट बोल दे, इसका मतलब वो लॉ है। नो वन कैन ओवरराइड द वर्डिक्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ओनली। ठीक है, आज अगर कोई से 1991 चल रहा है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे दिया तो वो लॉ है। ठीक है,
देयर आर हाई चांसेस से अगला कोई सुप्रीम कोर्ट में वही लेके जाएगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भाई इस बार तो वर्डिक्ट दे दिया, कितने और देगा, नहीं सुनिए, ठीक है, मतलब वही लॉ है। क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, इम्पोर्ट स्टार्ट्स वंस गुड्स एंटर्ड इनटू इंडियन टेरिटोरियल वाटर, ठीक है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर में कितना है 200, ये 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। इंडियन import once start one goods enter into territorial water of India and completed once goods crosses the custom barrier and mixing with the mass of goods, मतलब क्या देखिए, मतलब कि सर अगर ये कितना नॉटिकल माइल है 24 नहीं 12 ना, 12 नॉटिकल माइल, ये 12 नॉटिकल माइल में एंटर हो गया है बोट, तो इट इज टू बी ट्रीटेड एज इम्पोर्ट, ठीक है। और मतलब यहाँ से क्या होगा आपका इम्पोर्ट स्टार्ट और एंड कहाँ होगा, यहाँ पे एंड, मतलब इसको ये क्या है एक कस्टम एरिया, कस्टम एरिया मतलब क्या होता है कस्टम एरिया, यहाँ पे कौन खड़ा रहेगा, कस्टम ऑफिसर लोग। ये कस्टम एरिया क्या हो सकता है आपका, एयरपोर्ट हो सकता है, ठीक है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, और पोर्ट हो सकता है, क्लियर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ कौन खड़ा रहेगा, कस्टम वाला रहेगा। यहाँ से गुड, यहाँ पे से जहाज आएगा, ये 12 नॉटिकल माइल एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद यहाँ पे कस्टम खत्म नहीं होगा। कस्टम कहाँ खत्म होगा, जब एंटर करने के बाद ये कस्टम एरिया क्लियर कर दिया है, तो ही जाके आपका क्लियर करने के बाद यहाँ पे आ गया डोमेस्टिक एरिया, मतलब कि क्या कस्टम पोर्ट के बाहर आ गया, तो ही आपका कस्टम वहाँ खत्म होगा। सर अगर मेरा गुड्स यहीं पे है तो कस्टम खत्म नहीं है, मतलब इम्पोर्ट खत्म नहीं है, तो इम्पोर्ट अभी भी चालू है। सर यहीं से अगर चला गया तो हाँ रिजेक्टेड नहीं, यहीं से अगर चला गया तो इम्पोर्ट इज नॉट कंप्लीटेड येट। इम्पोर्ट कंप्लीट कब होगा, जब मेरा डोमेस्टिक एरिया पे एंटर कर जाएगा। मैडम ने एक कार मंगाया BMW बाहर से, यूएस से एक कार मंगाया, कार यहाँ से आया, आते यहाँ पे शोरूम है, यहाँ पे आया, यहाँ पे कार आया, और आने के बाद कार यहाँ शोरूम में चला गया। मैडम कहाँ से लेके गई, यहाँ से लेगी, यहाँ से लेगी, शोरूम से लेगी। अब वो इम्पोर्टेड गुड्स है क्या, हाँ अरे यार नहीं है, आपको बोला जाता है इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड नहीं है। इन केस in the language of custom, the goods which have been mixed with mass of goods, मतलब mass of domestic goods, तो वो imported goods नहीं है। imported goods तो ही है जब तक ये इसको क्लियर नहीं करते। नहीं आ रहा समझ में नहीं आ रहा तो फिर से बताएंगे। देखिए मैडम गई एक दुकान में, शॉप में, मैडम को दुकानदार बोला अरे मैडम चॉकलेट ले लो, इम्पोर्टेड चॉकलेट है, लंदन से आया है। मैडम बोलेगा आप कहाँ बेच रहे हैं, कस्टम एरिया में बेच रहे हैं क्या, मैडम वो बोलेगा शॉपकीपर नहीं, मैं तो यहाँ पे बेच रहा हूँ, वो यहाँ पे मतलब क्या डोमेस्टिक टैरिफ में, इंडिया वाले डोमेस्टिक लैंड पे बेच रहा हूँ। अगर आपने कस्टम पढ़ा नहीं है क्या, अगर डोमेस्टिक लैंड पे खड़े हैं समझो वो इम्पोर्टेड नहीं है, इम्पोर्ट खत्म हो गया। इम्पोर्ट कहाँ खत्म हो गया, आपने कस्टम कोड पार किया, इम्पोर्ट खत्म हो गया। आप बोलने का तो बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेड है,
लेकिन इन द टर्म्स ऑफ लॉ इज नॉट इम्पोर्टेंट। नहीं आना समझ में? हाँ, इसको पार करना पड़ेगा। ये जो कस्टम का कोड है ना, उसको पार करना पड़ेगा, तब उसका इम्पोर्टेड खत्म हो जाएगा। अगर इसको पार नहीं करके इसके अंदर है तो वो इम्पोर्टेड गुड्स है। ठीक है, मेरा देखिए आज मैंने ये प्रोडक्ट का दाम है प्रोडक्ट ए, एक प्रोडक्ट का दाम है प्रोडक्ट ए, यूएस से आ रहा है, यूएस से आके यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट ए ना इंडिया में भी मिलता है, ये प्रोडक्ट ए इंडिया में भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आया और ड्यूटी कहाँ देगा, इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ देगा, यहाँ पे कस्टम एरिया में, कस्टम एरिया में इंपोर्ट ड्यूटी देगा। सर इंपोर्ट ड्यूटी दे दिया कितना, 10%। अब वो 10% देने के बाद, इंपोर्ट ड्यूटी 10% देने के बाद वो कहाँ पे आ जाएगा, डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक में आप बताओ, यहाँ भी प्रोडक्ट ए है और ये भी प्रोडक्ट ए है, इस दोनों प्रोडक्ट ए में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप बोल सकते हैं ये प्रोडक्ट ए लंदन से आया है, ये प्रोडक्ट ए मेड इन इंडिया है, ये प्रोडक्ट ए लंदन से आया है और ये इंडियन है। लेकिन अगर कस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ड्यूटी दे चुका है, वो ड्यूटी देके डोमेस्टिक एरिया में आ चुका है, अब इसका कोई डिफरेंस नहीं है। आप अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, आप किसको, आप इम्पोर्टर समझो, आप कस्टम पढ़ रहे हैं ना, इम्पोर्टर। आप लोग क्या है, इम्पोर्टर। मैडम लेके आई है बाहर से गुड्स और मैडम यहाँ खड़ी है, मैडम कस्टम एरिया में खड़ी है। ठीक है, क्या प्रोडक्ट है मैडम के पास, प्रोडक्ट ए इंपोर्ट कर रही है, ये मैडम इंडियन वाली है, वो प्रोडक्ट ए बनाती है। प्रोडक्ट ए कहाँ बनाती है, अपने दुकान में, अपने फैक्ट्री में प्रोडक्ट ए बनाती है। और ये मैडम क्या की है, इंपोर्ट करके ले आई है लंदन से। वो इंपोर्ट, उनका दुकान यहाँ पे है, इनका दुकान यहाँ पे है। ठीक है, अब ये मैडम प्रोडक्ट ए यहाँ पे लेके आएगी ड्यूटी पेमेंट करने के बाद, तो कस्टम के नज़र में, मैं कस्टम हूँ, कस्टम के नज़र में तो दोनों सेम ही है। ये इंडियन बना रहा है, उसने क्या दिया होगा, जीएसटी दिया होगा, एक्साइज दिया होगा। और ये क्या है, ये वाला, इसमें कस्टम ड्यूटी लगा के आया है, कस्टम ड्यूटी प्लस जीएसटी दोनों दिया होगा। समझ में आ रहा है मैं कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ, कि कहाँ हम मानेंगे क्या इम्पोर्टेड गुड्स खत्म होगा। इम्पोर्टेड गुड्स खत्म होगा इसके पहले, इसके बाद इम्पोर्टेड गुड्स, इम्पोर्टेड गुड्स खत्म होगा इसके बाद, इसके पहले इम्पोर्टेड गुड्स रहेगा। ठीक है, ये बोला इम्पोर्ट वन स्टार्ट गुड्स एंटर इनटू द टेरिटोरियल वाटर, यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एंड कंप्लीटेड, कंप्लीट कहाँ हो जाएगा, वंस गुड्स क्रॉसेस द कस्टम बैरियर। कस्टम बैरियर क्या है, ये वाला ऑफ इंडिया, एंड मिक्सिंग, मिक्स कहाँ हो गया, मास ऑफ गुड्स, मतलब आपका डोमेस्टिक तरीके से। ठीक है, तो इंपोर्ट का डेफिनेशन, कस्टम में सेक्शन 223, एक्सपोर्ट का डेफिनेशन 218। हम लोग का ज़्यादा कवरेज कहाँ पे है, इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, क्यों? तो सर एक्सपोर्ट क्या करना चाहती है, एक्सपोर्ट चाहती है गवर्नमेंट क्या, कम से कम, एक्सपोर्ट चाहती है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये चलेगी ना, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्यों चाहेंगी सर, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तभी तो फॉरेन रेवेन्यू आएगा हम लोग के पास। तो इससे क्या, एक्सपोर्ट में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा, क्या कॉम्प्लिकेशन एक्सपोर्ट में नहीं है, कॉम्प्लिकेशन कहाँ है, इम्पोर्ट में। इम्पोर्ट का मतलब क्या है, ब्रिंगिंग द गुड्स टू इंडिया फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। क्लियर, ब्रिंगिंग द गुड्स, लेकिन द गुड्स नॉट सर्विस, ब्रिंगिंग द गुड्स टू इंडिया फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। ये तो नॉर्मल, इसको बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? फ्रिक्शन है कहीं पे, प्लीज नहीं, फ्रिक्शन होगा तो क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, नहीं आ रहा है।
देखिए पहले बात है गुड्स किसको बोलते हैं, गुड्स किसको बोलते हैं, गुड्स इंक्लूड्स मतलब कि जो आप देख रहे हैं ना सारा गुड्स, ठीक है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके बोले में सारा गुड्स है। इंक्लूड्स इंक्लूसिव देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, वन इंक्लूसिव डेफिनेशन होता है, सप्लाई क्या था इंक्लूड्स का कि मीन्स था, इंक्लूड्स मतलब कि आप सोचते हैं ना कि वो सप्लाई है इंक्लूडिंग दिस वन। गुड्स क्या है मतलब गुड्स जो आप सोच देख रहे हैं वो भी है, लेकिन ये सब तो पक्का है, ठीक है। गुड्स इंक्लूड वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, गुड्स इंक्लूड वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, मतलब वेसल कहाँ पे, सी के समय में आने के लिए वेसल, सी में तो वेसल ही आएगा, वेसल मतलब क्या होता है जहाज, बड़े बड़े जहाज, एयरक्राफ्ट क्या हवाई जहाज, व्हीकल, व्हीकल मतलब क्या हुआ गाड़ी, गाड़ी भी आता है क्या, हाँ नेपाल भूटान से क्या आता है, गाड़ी तो आता है, नेपाल भूटान से क्या आता है, गाड़ी तो आता है। अगर ये सब चीज गुड्स है, गुड्स है, लेकिन ये गुड्स होने के लिए एज अ गुड्स आना पड़ेगा, मतलब ये है बोट, ये है बोट, ठीक है, बोट मतलब वेसल, कस्टम में बोट नहीं बोला वेसल बोला, ठीक है, ये है वेसल। अब बताइए गुड्स है कि नहीं, हाँ है, इसमें मैं बताता हूँ, इसमें गुड्स रखा हुआ है, इसमें फीलिंग आ रही है क्या, फीलिंग आ रही है, गुड्स कौन है इसमें, वेसल है कि ये ऊपर वाला गुड्स है, वेसल गुड्स नहीं है क्या, हाँ आंसर इज नहीं, समझ में बता रहा हूँ, ऊपर वाला गुड्स है, वेसल गुड्स नहीं है। अब और देखिए भाई ड्राइंग समझ में आ रहा है आपको, हाँ ये क्या है भाई, वेसल के ऊपर वेसल, अब बताओ ये गुड्स है क्या, क्लियर है। अगर वेसल एज अ कन्वेंस है, वेसल एज अ कन्वेंस है मतलब क्या, मैं शिप वेसल आ रहा है समुद्र के रास्ते ऊपर कोई गुड्स रखा हुआ, तो जो वेसल कैरी कर रहा है ना गुड्स, वो वेसल गुड्स नहीं है, उसके ऊपर जो लोडिंग है ना गुड्स वही गुड्स है। लेकिन अगर वेसल के ऊपर वेसल आए मतलब क्या है, यहाँ पर हो सकता है ना कोई शिपिंग कंपनी हो, वो बाहर से शिप एक्सपोर्ट कर रही हो, सॉरी इंपोर्ट कर रही हो, तो शिप को लाने के लिए बड़ा शिप लेके आएगी, उसमें लेके आएगी, तो वो जो छोटा शिप जिसके ऊपर छोटा शिप है ना जो कैरी करके आ रहा है वो वाला वेसल माना जाएगा, ठीक है। वेसल, एयरक्राफ्ट या व्हीकल इफ बॉट टू इंडिया परमानेंटली, ठीक है, इंडिया में आया है परमानेंटली के लिए, मतलब क्या है, सोचो आप ये वेसल ही लेके आए हैं जिसमें गुड्स है, नॉर्मली क्या होता है कि अब वेसल यूएस से आया वेसल, गुड्स यहाँ अनलोड करेगा पोर्ट में और फिर दूसरा गुड्स लोड करके चला जाएगा, यही तो है कि नहीं। आपका आपका ये पोर्ट है, ठीक है, ये वेसल आएगा, ठीक है, यहाँ अनलोड करेगा, फिर लोड करेगा 2 दिन 3 दिन बाद और फिर यहाँ से चला जाएगा, यही तो होगा। लेकिन ये वेसल हमेशा के लिए इंडिया आ रहा है,
अब वो जाएगा नहीं, तो ये वेसल भी गुड्स रहेगा। कॉमन सेंस का बात है ना। अगर मेरा कोई वेसल हमेशा के लिए इंडिया आ रहा है तो इम्पोर्ट ही मानेंगे, लेकिन वो क्या आ रहा है, मीडियम ऑफ कन्वेंस आ रहा है, आएगा गुड्स लोड करेगा फिर लेके चला जाएगा, तो वो जो वेसल जो आ रहा जा रहा है ना वो उसको गुड्स नहीं मानेंगे। ठीक है। वेसल एयरक्राफ्ट व्हीकल एज अ गुड्स आ रहा है, एज अ गुड्स आ रहा है, गुड्स मतलब एज अ गुड्स मतलब वेसल एयरक्राफ्ट एज अ ऊपर में गुड्स आ रहा है और परमानेंटली इंडिया में आ रहा है तो उसको गुड्स मानेंगे। क्या कब नहीं मानेगा, इट इज कमिंग टू इंडिया फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, इंडिया में क्यों आ रहा है, लोडिंग करने और अनलोडिंग करने और एम्बार्किंग और डिसएम्बार्किंग ऑफ पैसेंजर, मतलब उसके ऊपर पैसेंजर है, पैसेंजर लोग आएगा पोर्ट में उतरेगा और फिर वो वेसल चला जाएगा। ठीक है, तब उस वेसल को गुड्स नहीं मानते। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बैगेज, बैगेज किसको बोलते हैं, बैगेज बैग को, बैग को लेडीज लोग जाती है बाहर में यार, इतना बड़ा बड़ा बैग लेके जाती है, खाली लैक्मे का लिपस्टिक आईलाइनर का भरा हुआ बैग में, क्या है, बैगेज है। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा है बैगेज। सर अगर वो बैगेज भी गुड्स है, सॉरी गुड्स पर हो गया, बैगेज किसको बोलते हैं, बिलोंगिंग्स ऑफ अ ट्रैवलर, ट्रैवलर का बिलोंगिंग्स। बैगेज इंक्लूड्स, मतलब बैगेज किसको मानेंगे, अगर वो बोनाफाइड है, बोनाफाइड का मतलब मैडम लेके आ रही है फ्रांस गई थी और फ्रांस से डिजाइनर मेकअप लेके आ रही है, डिजाइनर मेकअप लेके आ रही है, कहाँ से खरीदी है, फ्रांस से खरीदी है, तो उसको बैगेज नहीं मानेंगे। जो क्यों नहीं मानेंगे, क्यों, उसका बिलोंगिंग्स का नहीं है। आप इंडिया है, इंडिया से कहाँ गई है, फ्रांस गई है, इंडिया से कहाँ गई है, फ्रांस गई, यहाँ से कुछ लेके गई होगी, वो कपड़ा लत्ता तो लेके गई होगी ना, तो सारा चीज वहीं से खरीदना है, कपड़ा लत्ता तो लेके गई होंगी, तो लेके गई तो फिर लेके भी आई होंगी, तो उसको बैगेज में इंक्लूड नहीं करेंगे। जो आपका डे टू डे आपका सामान है लेके उसको बैगेज में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज़ आप वहाँ से खरीद के लेके आ रही है, मैडम ने सोना पहन लिया, सोने का चेन में और लेके आ रही है, बैग वैग में भर लिया, तो वो बैगेज में इंक्लूड होगा और वो ड्यूटी लगेगा उसमें। अगर बोनाफाइड है, बोनाफाइड मतलब आपका बिलोंगिंग्स का है, मतलब आपका कपड़ा लगता है जो लेके लेके वो लेके आई है, तो गुड्स आर ऑलरेडी इन यूज ऑफ बाय पैसेंजर। ठीक है, गुड्स आप लोगों ने ऑलरेडी यूज किया है पहले से, तो उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है। ठीक है, उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं है, लेकिन आपने कुछ खरीद रहा है और लेके आया है तो ड्यूटी इज नॉट चार्जेबल अप टू एग्जम्पशन लिमिट। ड्यूटी लगेगा लेकिन एक एग्जम्पशन लिमिट के बाद में। कितना एग्जम्पशन लिमिट है वो मैं आपको बैगेज में पढ़ा दूँ, ठीक है, 30 kg है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बैगेज में बता दूँगा। कुछ एग्जम्पशन लिमिट है सर, सब पूरा का पूरा पे टैक्सेबल है नहीं, सॉरी पूरा का पूरा पे ड्यूटी है नहीं, आपका कुछ लिमिट है, कुछ लिमिट है, लड़की लोग का अलग लिमिट है, लड़का लोग का अलग लिमिट है। ठीक है, आई डोंट थिंक आपने जो सिलेबस में है नहीं बैगेज का, मैं देख लूँगा क्योंकि हम लोग के टाइम में था, आप लोग के टाइम में नहीं है। आप लोग का सिलेबस में क्या है, आप ड्यूटी है, वैल्यूशन है, दो चीज़ें यही वाला है ना, देखना तो ड्यूटी है, ड्यूटी है और वैल्यूशन है। क्लियर है? तो बैगेज मतलब क्या है सर, बैगेज है, लिमिट है, इतना तो कुछ लिमिट है, गवर्नमेंट ने सेट करके रखा है, क्या आप इतना रुपीज़ का सामान लेके आई हैं उतना का छूट है। हम लोग का टाइम में 50,000 रुपीज़ है, आपने 50,000 रुपये का सामान लेके आया इंडिया में तो उतना तक कोई ड्यूटी नहीं है, 50,000 के ऊपर लेके आया
से 70,000 लेके आए तो 20,000 की ड्यूटी है, ठीक है। लेकिन ये बैगेज से सिलेबस आप लोग मुझे कि मैं ज़्यादा ये लोग नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। कितना ड्यूटी है? 35% प्लस 10% ऑफ 35, मतलब क्या है 38.5%, 38.5%। क्लियर है? मतलब क्या है कि सर आपने सामान कितना का लेके आया 70,000, इसमें एग्जेम्पशन कितना है 50,000, तो ड्यूटी कितना पे लगेगा 20,000 पे, कितना लगेगा 38.5%। क्लियर है? तो वो किस चीज़ के लिए है? वो किस चीज़ के लिए है? बैगेज के लिए। वो बैगेज कौन होना चाहिए? आपने जो बाहर से खरीदा वो। अब किसी के दिमाग में आएगा अरे मैं तो क्या करूँगी ना, मैं क्या करूँगी ना, मैं लेके आऊँगी बोलूँगा इसमें लेके गई थी, हो सकता है ना, ठीक है। मस्करा का आईलाइनर लेके आया, मस्करा का आईलाइनर आपका जैसे आईफोन, मैडम गई दुबई आईफोन लेके आए 2 लाख रुपये, आईफोन 15 प्रो। मैडम के साथ जो है उसका नाम ऑपरेशन हुआ है। हाँ, मैडम के हाथ में आईफोन 15 प्रो है। तो मैडम कहाँ गई थी? दुबई। अरे हाँ दुबई गई थी, उनका ऑपरेशन कराने, तबियत खराब था। तो दुबई में ऑपरेशन होता है और मैडम के हाथ में आईफोन 15 प्रो है। तो कस्टमर समझ गए एक गायब है और जो गायब है उसके बदले में यहाँ है मैडम क्या। तो उस चीज़ के लिए ना क्या होता है ना, सबको लगे कि ऐसा हम लोग कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप लोग इंडिया के बाहर जाते हैं ना, इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं, तो आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आप लोग क्या क्या लेके जा रहे हैं। उसमें सब कुछ डिक्लेयर रहता है, ठीक है, कि मैं मेरे पास ये मैं इतना केजी सोना लेके जा रही हूँ, एक मोबाइल लेके जा रही हूँ, ये मोबाइल का आई में सब नोटिंग करके रखते हैं, ठीक है। और आप लोग जब जाएँ आ रहे हैं ना, जब लोग आते हैं, मैं बताता हूँ, ये भी आप लोग के सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ। बताना ठीक है लेकिन टाइम कांस्टेंट है। देखिए 2 चैनल रहता है, एक रेड चैनल, एक है ग्रीन चैनल, एक है ग्रीन चैनल। ग्रीन चैनल में वो लोग रहते हैं, तो जब हम लोग इंडिया आते हैं बाहर से तो 2 चैनल है, दो रास्ता रहता है, एक ग्रीन रास्ता, एक रेड रास्ता, उसको चैनल बोलते हैं, ग्रीन चैनल और रेड चैनल। अगर आप रेड चैनल में आ रहे हैं ना तो इसका मतलब क्या होता है, रेड चैनल में अगर कोई खड़ा है ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, वो बोल रहा है कि मैं गुड्स लेके आया हूँ बाहर से, आप ड्यूटी कलेक्ट करो, ठीक है। अगर कोई ग्रीन चैनल में आ रहा है, खड़ा है, इसका मतलब क्या है, बोला है मैं कुछ लेके नहीं आया, मैं कुछ जाने दो। और कस्टम ऑफिसर लोग यहाँ खड़े रहते हैं। अगर इनके सब उनको अच्छा लगे तो मैं लेके आया है, मैडम यहाँ अपना आईफोन देखिएगा चमचमाता हुआ डिजिटल वाला कवर का, तो पकड़ लेगा वहाँ पे तो मैडम कहाँ से लेके आएगी, समझ में आएगा ना। तो बैठे जाना डिस्कस नहीं करना, ठीक है। ये समझ में आया बैगेज। स्टोर्स क्या होता है सर, जो लोग बड़ा बड़ा शिप रहता है ना, शिप जो बड़े बड़े शिप होते हैं वो लोग को पता रहता है, जैसे यूएस, जैसे इंडिया शिप जा रहा है यूएस, इंडिया का शिप जा रहा है यूएस, उन लोग को पता रहता है कि यूएस नहीं जाना, हमको यूएस जाना है, फिर वहाँ से साउथ अमेरिका जाना है, फिर वहाँ से अर्जेंटीना, ऐसा घूम भाग के हमको आना है, मेरा टोटल कितना है 2-3 महीना लगेगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, अपने बोट पे ही चावल दाल पेट्रोल डीजल ये सब तेल वेल सब रख लेता पहले से, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में। तो यहाँ से पहला ट्रिप इंडिया से गया से अमेरिका के बाद ही तो जाना है ना, ठीक है। तो वो सब जो लोग पहले से स्पेयर्स में एक्स्ट्रा करके रखते हैं उसको स्टोर्स बोलते हैं, ठीक है। गुड्स फॉर यूज इन वेसल और एयरक्राफ्ट इंक्लूड्स fuel, spare parts or other article whether or not for immediate fittings, ठीक है। इमीडिएट यूज के लिए नहीं होता, फ्यूचर यूज के लिए होता है, रखते हैं ना।
अरे भाई किसी का 2 महीना का जर्नी है तो क्या करेगा, तो कुछ सामान लेके जाएगा ना, खाना पीना चावल वाल सब लेके जाएगा, वही सब। ठीक है, इसको स्टोर बोलते हैं। और देखिए इंपोर्ट का प्रोसीडियर क्या होता है, तो बताता हूँ आपको। इंपोर्ट का क्या प्रोसीडियर होता है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, जो गाड़ी चला रहा है, सॉरी गलत हो गया, जो गाड़ी चला रहा है ना उसको बोलते हैं ना पीआईसी। पीआईसी मतलब पर्सन इन चार्ज। और यहाँ पे जो कस्टम में खड़ा है ना, कस्टम ऑफिसर, इसका डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, पीओ। पीओ मतलब प्रॉपर ऑफिसर। क्लियर है, 2 आदमी होना चाहिए। और यहाँ पे जो खड़ा है ना बाहर में गुड्स डिलीवरी लेने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्टर। क्लियर है? हाँ सर, ये पर्सन इंचार्ज कौन होता है, पर्सन इंचार्ज क्या होता है, पर्सन इंचार्ज कौन हो सकता है, जो गाड़ी जो आपका वेसल चला रहा है, कैप्टन। ट्रेन के केस में क्या होता है, अगर कोई ट्रेन से आ रहा है तो कौन हो सकता है, ट्रेन का ड्राइवर नहीं होता, ट्रेन का स्टेशन पीछे जो बैठा रहता है, ट्रेन का क्या बोलते हैं उसको यार, मास्टर बोलते हैं ना, स्टेशन मास्टर नहीं बोलते यार, क्या टर्मिनोलॉजी यूज होता है। हाँ हाँ, गार्ड। पर्सन इंचार्ज कौन हो सकता है, पर्सन इंचार्ज हो सकता है आपका वेसल के केस में कौन, मास्टर ऑफ वेसल। ठीक है, एयरक्राफ्ट के केस में क्या हो सकता है, कमांडर और पायलट। रेलवे का केस में कौन हो सकता है, गार्ड या कंडक्टर। ठीक है, और एनी पर्सन हैविंग चीफ डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, जिसके डायरेक्शन से ट्रेन चलेगी। ट्रेन किसके डायरेक्शन से चलता है, ड्राइवर के डायरेक्शन में चलता है, पीछे जो गार्ड बैठा रहता है ना वही बोलता है चलाओ, तो वो चलाते हैं, यह पता है ना आपको। अदर्स के केस में ड्राइवर। ठीक है, ओके। इंपोर्टर कोई भी हो सकता है, इंपोर्टर कोई भी हो सकता है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, जो इंपोर्ट गुड्स कर रहा है इंपोर्टर हो सकता है। प्रॉपर ऑफिसर कौन हो सकता है, कस्टम ऑफिसर। ठीक है, जो उस इंपोर्ट को अटेंड करेगा, कोई भी हो सकता है, जो कोई भी प्रॉपर ऑफिसर, कोई भी प्रॉपर ऑफिसर हो सकता है, जो कस्टम ऑफिसर कुछ टाइम ड्यूटी में रहेगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, गुड्स जब आपका इंडियन टेरिटोरियल वाटर में आता है, गुड्स जब आपका इंडियन टेरिटोरियल वाटर में आता है, तो पर्सन इंचार्ज क्या करता है, आप दो तरह का डॉक्यूमेंट जमा करता है। एक डॉक्यूमेंट जिसको बोलता है आईजीआर, एक डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, आईजीआर, इंपोर्ट जनरल रिपोर्ट, या फिर इंपोर्ट रिपोर्ट। कब जमा क्या होता है वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, आप इतना भी समझो कि 2 तरह का डॉक्यूमेंट हो सकता है, या तो इंपोर्ट आईजीआर हो सकता है या आरआर होता है। ठीक है, किसको जमा करता है, पीआईसी पीओ को। पीआईसी किसको जमा करता है, पीओ को। ठीक है, और उस पीओ वो जब आईजीआर या फिर आईआर देख लेता है तो क्या करता है, ग्रांट करता है क्या, एंट्री इन वर्ड, मतलब
मतलब क्या, एंट्री इनवर्ट मतलब ऑर्डर ऑफ अनलोडिंग, कि भाई अब मैंने देख लिया है सारा डॉक्यूमेंट सही है, अब अनलोड करेंगे। क्लियर है? गुड्स कहाँ पे अनलोड हो गया है? कस्टम एरिया में, इसको कोड बोलते हैं, ठीक है, अनलोड हो गया। अब यहाँ पे किसका रोल शुरू होता है? इंपोर्टर का। इंपोर्टर क्या बोलता है? इंपोर्टर क्या सबमिट करता है कस्टम एरिया में? बिल ऑफ एंट्री। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट का डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बिल ऑफ एंट्री। एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट में है शिपिंग बिल। यहाँ नहीं लिखा है, आपको जो एक्सपोर्ट पढ़ाऊंगा तब रहेगा। अगर इंपोर्ट कर रहा है तो बिल ऑफ एंट्री, अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो शिपिंग बिल। ठीक है, मतलब जो काम यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री का है वो वही काम वहाँ पे शिपिंग बिल का है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अभी बिल ऑफ एंट्री किसको सबमिट किया? प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर कौन था? जो एंट्री इनवॉर्ड को ग्रांट किया, प्रॉपर वाला। क्लियर है यहाँ तक? बिल ऑफ एंट्री दो कलर का हो सकता है। बेसिकली बिल ऑफ एंट्री 3 कलर का होता है, लेकिन अभी 2 कलर है। ठीक है, 2 कलर का हो सकता है। बिल ऑफ एंट्री 2 कलर का हो सकता है, एक होता है वाइट, एक होता है येलो, और एक होता है ग्रीन। 3 कलर हो सकता है। ठीक है, अभी हम ये 2 कलर का बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर व्हाइट कलर कर रहा है, व्हाइट कलर का बिल ऑफ एंट्री जमा कर रहा है, इसका मतलब इंपोर्टर क्या बोल रहा है पता है? कि मैं इस गुड्स का ड्यूटी पेमेंट करके गुड्स को कहाँ ले जाऊँगा? घर मतलब डीटीए में। हाँ, डीटीए में ले जाऊँगा। क्लियर? और अगर येलो कलर का बिल ऑफ एंट्री अगर जमा कर रहा है तो इंपोर्टर क्या बोलना चाह रहा है, मतलब क्या डिक्लेयर कर रहा है? मैं ड्यूटी अभी पेमेंट नहीं करूँगा, आप गुड्स को रखिए, मैं 2-3 दिन बाद लेके जाऊँगा। ठीक है, अगर व्हाइट बिल ऑफ एंट्री कर रहा है तो वो घर लेके जाऊँगा। घर को क्या बोलते हैं? होम कंजम्पशन। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोग? हाँ, होम कंजम्पशन। और अगर येलो बिल कर रहा है तो एक्सपोर्टर क्या बोल रहा है? आप अभी रखिए, कहाँ रखिए? वेयर हाउस में। कहाँ रखिए? वेयर हाउस में। आप हाँ समझ में आ रहा है ना? हाँ भाई, वेयर हाउस। देखिए, वेयर हाउस भी ना, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, वेयर हाउस 2 तरीका का होता है, एक पब्लिक वेयर हाउस, एक प्राइवेट वेयर हाउस। ठीक है, एक पब्लिक वेयर हाउस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ नॉलेज के लिए। 2 तरह का वेयर हाउस होता है यहाँ पे नहीं, एक पब्लिक वेयर हाउस, एक प्राइवेट वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस का मतलब गवर्नमेंट का वेयर हाउस, सुपरवाइज बाय गवर्नमेंट। प्राइवेट वेयर हाउस मतलब गवर्नमेंट के पास भी इतना जगह नहीं रहता है कि पब्लिक वेयर हाउस इतना लंबा चौड़ा करेगा, तो कुछ प्राइवेट प्लेयर को भी देके रखता है कि आप लोग इस पर मेरे ऑन बिहाफ ऑफ कस्टम आप उसको रखो, उसको लाइसेंस दे के रखता है। प्राइवेट प्लेयर को क्या दे के रखता है? लाइसेंस। ठीक है, जो भी हो, किसी भी वेयर हाउस में रखा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी, खाली बोलेगा वेयर हाउस में रखा है। ठीक है, वेयर हाउस में रखता है, लेकिन क्या आता है? वेयर हाउस में तो रेंट लगता है। ठीक है, अगर कोई लेके नहीं जा रहा है घर और वेयर हाउस में रख रहा है कस्टम एरिया में, तो रेंट देके रखता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर फिर से ऊपर से स्टार्ट रिवाइज करवा दे। हाँ,
एक गाड़ी वेसल आया, वेसल इंडियन टेरिटोरियल वाटर में एंटर किया। वो वेसल का जो मास्टर रहता है, मास्टर हम बोलते हैं, मास्टर को क्या बोलते हैं? पीआईसी, पर्सन इन चार्ज। यहाँ पे जो कस्टम एजेंट ऑफिसर से क्या बोलते हैं? प्रॉपर ऑफिसर। आपके एग्जाम में या आपके क्वेश्चन में कस्टम ऑफिसर नहीं मिलेगा, प्रॉपर ऑफिसर मिलेगा, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर। और यहाँ पे जो खड़ा है, इंतजार कर रहा है, जिसका गुड्स आ रहा है, उसका वो उसको क्या बोलते हैं? इम्पोर्टर, ठीक है। अब किसी को ये फील नहीं हो कि सर इम्पोर्टर ही तो लेके आ रहे हैं, इम्पोर्टर लेके नहीं आ रहे, वो जो गाड़ी चला रहा है ना, वेसल चला रहा है, वो लेके आ रहा है, ठीक है। वेसल जो पीआईसी है वो क्या करेगा? आईजीआर देगा या फिर आईआर देगा, ठीक है। दोनों क्या इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। किसको देगा? पीआईसी को, सॉरी पीओ को, ठीक है। पीओ क्या करेगा? वेरिफिकेशन करेगा आईजीआर और आईआर, और उसके बाद क्या देगा? एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड का मतलब क्या आता है? ऑर्डर ऑफ अनलोडिंग, कि भाई आप लोग यहाँ पे अनलोड करो। क्लियर है? अनलोड करने के बाद इंपोर्टर का काम स्टार्ट हो जाता है। इंपोर्टर क्या करेगा? सबमिट करेगा बिल ऑफ एंट्री। अगर एक्सपोर्टर होता तो क्या सबमिट करता? शिपिंग बिल। अगर एक्सपोर्टर होता तो क्या ये वाला फेज रहता है क्या? ऊपर वाला नहीं रहता, यहीं से स्टार्ट होता, ठीक है। क्लियर है? शिपिंग बिल, सॉरी बिल ऑफ एंट्री सबमिट करेगा। बिल ऑफ एंट्री 3 तरह का होता है, लेकिन अभी मेरे केस में 2 तरह का है। क्या है? व्हाइट और येलो। येलो करेगा तो वेयर हाउस में जाएगा, और अगर व्हाइट करेगा तो होम, अभी रेट हो, अभी ड्यूटी पेमेंट करेगा और अभी घर लेके जाएगा। क्लियर है? वेयर हाउस में जाएगा तो रेंट लगेगा। क्लियर है? ओके। अगर होम कंजम्पशन के लिए जा रहा है या फिर आपका वेयर हाउस में जा रहा है, होम कंजम्पशन के लिए जा रहा है या फिर वेयर हाउस में जा रहा है, तो गुड्स आएगा, गुड्स का ना वैल्यू हो जाता है। क्या गुड्स है उसका वैल्यू हो जाता है। वैल्यूएशन का सेक्शन क्या है पता है? सॉरी, वैल्यूएशन क्या रूल से होता है? रूल 3 to 12, रूल 3 to रूल 12। मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन का जो आपका चैप्टर है उसमें रूल 3 to रूल 12 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके पहले ना गुड्स असेसमेंट होता है, गुड्स को असेस करेंगे कि गुड्स सही है कि नहीं है। होता है ना कि हार्डवेयर गुड्स या प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं, गुड्स का असेसमेंट होगा तो गुड्स का वैल्यूएशन आएगा। ये वाटर बॉटल आया, ये वाटर बॉटल कितने का है? 10 रुपये का। तो कस्टम ड्यूटी ये मान सकती है कि वाटर बॉटल 10 रुपये का नहीं है, वाटर बॉटल 12 रुपये का होगा। वैल्यूएशन क्या होगा? वैल्यूएशन एज पर कस्टम वैल्यूएशन रूल्स है। रूल क्या है? रूल है 3 to रूल 12। हाँ, प्रॉपर ये सारा प्रॉपर ऑफिसर करेगा, प्रॉपर ऑफिसर करेगा, ये सारा चीज प्रॉपर ऑफिसर करेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट कौन सबमिट करेगा करने के लिए? इंपोर्टर। पीआईसी नहीं करेगा, इंपोर्टर, ठीक है। पीआईसी क्या किया है? पीआईसी अपना आईजीआर या फिर आईआर देके चला गया है, उसको मिल गया एंट्री रिवॉर्ड और गुड्स लोड अनलोड किया है और लेके वो घर चला गया। आप लोग कौन है? इंपोर्टर, आप लोग करेंगे। क्लियर? पीएसयू आईजी और आईआर पीओ को दे। हाँ, पीओ को दे। पीओ पीओ इंपोर्टर को सबमिट। एक्चुअली क्या होता है ना, नहीं ये आईजीआर रियल प्रैक्टिकल सेंस में क्या होता है, आईजीआर और आईआर ना पहले ही जमा हो जाता है। गुड्स, मैं यूएस से गुड्स लेके आ रहा हूँ, क्या गुड्स लेके आ रहा हूँ मेरे को पता है। मैं इंडिया में हूँ ना, मैं गुड्स मंगवा रहा हूँ ना यूएस से, मेरे को पता है। वो फिर आईजीआर ये गुड्स आने वाला है ना, वो गुड्स का डॉक्यूमेंट हम लोग कस्टम हाउस में पहले ही दे देते हैं कि इतना तारीख के बीच में मेरा गुड्स आएगा। वो जो गुड डॉक्यूमेंट दे देते हैं उसके बाद उसके बेसिस पे मेरे कस्टम ऑफिस में प्रॉपर ऑफिसर के पास डॉक्यूमेंट रहता है कि ये गुड्स आने वाला है। और वहाँ से गुड्स आया और वो आईजीआर और आईआर भी है। आईजीआर और आईआर में क्या है? आईजीआर और आईआर में ये है कि क्या क्या गुड्स है, क्या क्वांटिटी में है, ओनर का कौन है गुड्स का, ये सब डॉक्यूमेंट में रहता है। तो वो तो और प्रॉपर ऑफिसर के पास पहले से है, कौन जमा दिया है? इंपोर्टर। समझ में आया? इंपोर्टर तो उसको वो क्या कर रहा है? वो चेक कर रहा है जो इंपोर्टर जमा दिया है उसमें सारा डॉक्यूमेंट है
तभी जाके इंक्रीजिंग वर्ड का क्लियरेंस है। क्लियर है? तो असेसमेंट गुड्स आ जाता है तो फिर असेसमेंट होता है। असेसमेंट होने के बाद क्या होता है? वैल्यूएशन। गुड्स का वैल्यू क्या है? इंपोर्टर लिख के रखा है कि 10 रुपया का वैल्यू है। ये मैंने ये पानी का बोतल मंगाया है, ये बोतल का दाम है 10 रुपये। तो वैल्यू जो किया है, वैल्यू पे तो रेट लग के ड्यूटी लगेगा। अरे भाई 10 रुपया का चीज है तभी उसी पे तो रेट लगाएंगे ना। सो से कस्टम ड्यूटी 10% है, 10% किस पे लगाएंगे? वैल्यू ऑफ गुड्स पे। तो हो सकता है ना गुड्स वैल्यू ऑफ गुड्स जानबूझ के घटा के रखा हो। तो कस्टम रूल 3 to रूल 4 में चेक करेगा कि वैल्यू ऑफ द गुड्स सही है कि नहीं। अगर उसको सही लगा तो ड्यूटी डिटरमाइन करेगा, अगर उसको सही लगा तो ड्यूटी डिटरमाइन करेगा। और ड्यूटी डिटरमाइन के बाद वो क्या करेगा? इंपोर्टर ड्यूटी पेमेंट, और पेमेंट करने के बाद पीओ करके स्टैम्प क्या लगाएगा उसके ऊपर? आउट ऑफ चार्ज, मतलब कि खत्म, पेमेंट क्लियर। उसके बाद वो घर ले जाएगा। समझ में आ रहा है? ये कौन सा केस है? होम कंजम्पशन या फिर वेयर हाउस? होम कंजम्पशन ऑन बिल ऑफ एंट्री, वाइट एंट्री। अब यहीं पे आओ, चले जाइए येलो वाले पे। डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी हो गया। अब कौन सा बिल ऑफ एंट्री दिया था? येलो। ठीक है, येलो मतलब कहाँ चला गया? वेयर हाउस में। वेयर हाउस में जाने के बाद इसका मतलब आज ड्यूटी क्या है? ड्यूटी का रेट, ड्यूटी का अमाउंट है से 10 लाख रुपये। ठीक है, ड्यूटी का अमाउंट है 10 लाख रुपये। और वो मैं इम्पोर्टर हूँ सर, आप लोग इम्पोर्टर है और बोले कि 10 लाख का ड्यूटी है, मैंने नोट कर लिया है, आप इसको वेयर हाउस में दीजिए। गवर्नमेंट में भी ऐसा नहीं होता है। आपने भी 10 लाख रुपये का ड्यूटी डिटरमाइन हुआ है ना, उसका बॉन्ड दीजिए मुझे। बॉन्ड क्या होता है पता है? हाँ, बॉन्ड होता है, बॉन्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। सर एसबीआई है, ठीक है, सर ने एक गारंटी दिया है कि ये बंदा को मैं फेक करता हूँ, मतलब ये बंदा को मैं फेक करता हूँ, ये 10 लाख रुपया पेमेंट कर देगा। ठीक है, ये गारंटी दे दी है। गारंटी कोई पेपर में नोट करके दे दी और वो जाके वो पेपर बॉन्ड बोलते हैं उसको। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या होता है ना कि एसबीआई, जैसे मेरा बैंक अकाउंट है एसबीआई में, ठीक है, मेरे बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपये है और ये कार्तिक भाई एसबीआई का ब्रांच मैनेजर है। ठीक है, 10 लाख का ड्यूटी पेमेंट करना है, तो ये ब्रांच मैनेजर जो एसबीआई का है अश्योर हो सकता है ना कि मैं पेमेंट कर सकता हूँ। मेरे बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपया है और मैं बहुत ही रेपुटेड कस्टमर हूँ, अच्छा कस्टमर हूँ, कर सकता है ना? हाँ कर सकता है। तो वो क्या करेगा? एक लेटर लिख के देगा, उसको बोलते हैं बॉन्ड, कि ये कस्टमर, ये वाला जो है आपका मेरा जो कस्टमर है, मेरा नाम नवीन है, मेरा कस्टमर है, वो क्या कर रहा है, वो आपका 10 लाख का बॉन्ड, ये डॉक्यूमेंट है, वो ऐसा बॉन्ड समझिए और आप अपने पास जमा कीजिए। इन केस नवीन फेल करेगा तो मैं दूंगा। ठीक है, तो क्या करेगा? वो लेटर लिख के देगा, लिख के हमसे कुछ चार्ज कलेक्ट करेगा, बैंक चार्ज कलेक्ट करके कुछ दे देगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? बॉन्ड चाहिए। कितना बॉन्ड? 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का ड्यूटी है, 1 लाख का बोला था मैंने, 10 लाख का ड्यूटी है तो 30 लाख का बॉन्ड देंगे। कितना बॉन्ड है? 10 लाख का ड्यूटी है तो 30 लाख का बॉन्ड, 3 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी गवर्नमेंट के पास रहेगा। ठीक है, और गुड केप्ट इनटू वेयर हाउस। समझ में आ रहा है? अब जैसे 10 तारीख को, अब जैसे 10/9 को वेयर हाउस में चला गया बॉस, क्लियर है? बॉन्ड वन करके वेयर हाउस में चला गया। आज कितना तारीख है? 16/9। अब मुझे ये गुड्स वापस चाहिए, मेरे को अपने फैक्ट्री में लेके जाना है ना, वापस चाहिए, तो क्या करना है? गुड्स केप्ट इनटू द वेयर हाउस, गुड्स
वेयर हाउस में रखा। अब क्या है ना, नाउ वांट टू रिमूव गुड्स, रिमूव करना चाहते हैं, कहाँ लेके आना चाहते हैं अपने डीटीए में। तो क्या करना है, असेसमेंट होगा। उस टाइम असेसमेंट हुआ था क्या? हाँ हुआ था, लेकिन फिर से असेसमेंट हुआ, ठीक है। उस टाइम वैल्यूएशन हुआ था क्या? हाँ फिर से वैल्यूएशन होगा। उस टाइम ड्यूटी डिटर्मिनेशन हुआ था क्या? हाँ फिर से ड्यूटी डिटर्मिनेशन होगा। उस टाइम पेमेंट हुआ था क्या? हाँ नहीं हुआ था भाई, उस टाइम तो पेमेंट नहीं किए थे ना, क्या दिए थे? बॉन्ड। अब क्या करेंगे? और उससे बॉन्ड क्या करेंगे? लेके क्या करेंगे? तो जमा कर देंगे। सर अगर 10 लाख का ड्यूटी कस्टम में तो 30 लाख का बॉन्ड बॉन्ड 3 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? वापस आ जाए। बॉन्ड क्या एक सिक्योरिटी है कि आप पेमेंट डिफॉल्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप सोचो 10 लाख का ड्यूटी है, मैं बता रहा हूँ 10 लाख का ड्यूटी है, आपने आम मंगाया है, ठीक है। 1 महीना हो गया, आम सड़ गया, वेयर हाउस में रखा हुआ था, आम सड़ गया, ड्यूटी कितना था? 10 लाख। अब जब गए, अब आप लेंगे क्या आम जाके वेयर हाउस से? हाँ क्या बोलेंगे? छोड़ दो भाई, जब वो छोड़ देगा तो उसको आम तो सड़ेगा ना वहाँ पे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? हटाएगी ना उसको, अरे उसको भेजेगी ना, तो फेंकेगी या बेचेगी, उसका भी तो चार्जेस है, इसलिए आपको गवर्नमेंट ज़्यादा चाहिए। समझ में आ रहा है प्रैक्टिकल क्या है? बुक में तो ये लिखा 3 टाइम्स, क्यों 3 टाइम्स? ये रीजन कि आपने कुछ ऐसा गुड्स मंगाया जिसका सेल्फ लाइफ बहुत कम है, बदबू देने लगी है, कुछ खराब हो जाए, सड़ जाए, उसको तो हटाना पड़ेगा ना। अगर फिर तो आप लेने नहीं आएंगे, ठीक है। जूता चप्पल कपड़ा रखे तो ठीक है लेने आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ चीज़ लेके तो फिर लेने नहीं आएंगे। लेने नहीं आएंगे तो क्या होगा? वेयर हाउस सड़ेगा, महकेगा, गंदा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो क्या करें गवर्नमेंट, क्या करे? उसको डिस्पोज करेगी, या तो उसको कम रेट में बेचेगी, स्क्रैप या कुछ गंदा बोल के 10 रुपया काम है, 10 रुपये के सामने 2 रुपये किस तरह से बेचेगी बाहर वाली, तो उसको फिकवाएगी, उसको तो पैसा चाहिए ना गवर्नमेंट को, तो वो चीज़ के लिए। अब क्लियर है? तो क्या होगा? ड्यूटी डिटर्मिनेशन और पेमेंट करेगी, फिर से लेने जाएंगे तो। और इम्पोर्टर क्या करेगा? आप कौन सा बिल ऑफ एंट्री देगा? ग्रीन। इम्पोर्टर आप कौन सा बिल ऑफ एंट्री देगा? ग्रीन। ग्रीन पे ड्यूटी दे के पेमेंट ऑफ ड्यूटी दिया हुआ था, बॉन्ड क्या होगा? रिटर्न। बॉन्ड क्या होगा? रिटर्न। और आउट ऑफ चार्ज का मार्क लगेगा और डीटीए में चला जाएगा। क्लियर है? क्लियर भाई? आप लोग पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा ना? हाँ पढ़ेंगे तो चार्ट देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे एकदम लाइन बाई लाइन लिखा हुआ है, क्या आपके बुक में ये होगा वो होगा, लेकिन भाई चार्ट एक बार चार्ट देख लेंगे ना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 2 इंपॉर्टेंट है। एक पहला इंपॉर्टेंट क्या? वैल्यूएशन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? ड्यूटी, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्यूटी और व्हाट आर द रूल्स ऑफ वैल्यूएशन, ये 2 इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग गो थ्रू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जो मिनट के लिए वेट कर लेते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कस्टम्स समझ करेंगे, समझ में आ रहा है, सम्स वैल्यूएशन से रिलेटेड है, ठीक है। थ्योरी आता है सर सबसे ज़्यादा, थ्योरी में एक क्वेश्चन होता है प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट, तो ये आपको उसमें भी आता है। मैं पास्ट पेपर में आपको दे दूँगा, क्या क्या पास्ट पेपर है, एग्जाम में आएगा ना आपको? एग्जाम में आएगा, नंबर क्या है? 5 मार्क्स का आएगा। पासमार्क कितना है? बताइए एक पेपर का पास मार्क कितना है? 40 और एग्रीगेट में 50।
कोई है जो दोनों ग्रुप दे रहा है? कोई है जो दोनों ग्रुप दे रहा है? पासवर्ड कर देगा तो दोनों ग्रुप नहीं दे रहा क्या? मैंने दोनों ग्रुप नहीं दिया है एक साथ। दोनों ग्रुप दोनों काम इंटर फाइनल दोनों ग्रुप दोनों फाइनल के पास टाइम और इंटर के पास एग्जाम देके आ जाए कल 9 बजे तक पास हो जाएगा सोचना नहीं बड़ा क्यों हो गई? कौन सा वाला? ये वाला।
अच्छा देखिए, हो गया, टाइम हो गया। ट्रांजैक्शन वैल्यू यहाँ पे, ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकालेगा, कौन निकालेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू? वैल्यूएशन कौन करेगा, इंपोर्टर की कस्टमर प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। लेकिन कब करेगा, जब जो वैल्यूएशन जो ट्रांजैक्शन वैल्यू कब करेगा, जब जो वैल्यू जो दे रहा है ना इंपोर्टर उससे खुश नहीं है, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लग रहा है ना कि वैल्यू जो दिया है ना इंपोर्टर वो गलत दी, दाम उसने क्या किया, कम की ज़्यादा, कम है, ज़्यादा करेगा, कैसे करेगा, कम किया, तभी तो जब कम करेगा तो क्या होगा, ड्यूटी कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन के वैल्यू का रूल क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू रूल 3 to 12, मतलब कि ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे में डिटरमाइन होगा, रूल 3 में, ठीक है। अगर रूल 3 सेटिस्फाई नहीं किया तो रूल 4, रूल 4 सेटिस्फाई नहीं किया तो रूल 5, फिर रूल 5 के बाद रूल 6 क्या बोलता है कि नीचे रूल 7 ऐसा ही है, रूल 3, 4, 5 नहीं हुआ तो किसकी तरफ देखेंगे, रूल 6 की तरफ। रूल 6 क्या बोलता है, रूल 7 देखेंगे, रूल 7 देखेंगे, फिर रूल 6, 7 के बाद 8, फिर रूल 9, ठीक है, 9 में आपका आता है, इसके बाद नहीं, ठीक है। अगर आइडेंटिकल केस है, आइडेंटिकल मतलब कि एकदम सब कुछ सही सारा मतलब कि मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ कहाँ से, मैडम के पास से, मैडम और हम लोग कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आइडेंटिकल केस मतलब कि इंफ्लेट कर डिफ्लेट करके वैल्यू कुछ नहीं आया है, ठीक है। तो कैसे वैल्यूएशन होगा, रूल 3, फिर रूल 10, रूल 11, फिर रूल 12, ठीक है। रूल 3 नहीं लगा, मतलब रूल 3 नहीं लगा मतलब क्या है, हम लोगों ने जो डिक्लेयर किया है वैल्यू उससे प्रॉपर ऑफिसर एक्सेप्ट नहीं है, एग्री नहीं है, तो कहाँ जाएगा, रूल 3 नहीं हो तो रूल 4, रूल 4 सही है। अब प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि जो वैल्यू रूल 4 के हिसाब से निकला वो करेक्ट है, तो रूल 4 देन रूल 10, रूल 11, रूल 12, ठीक है। रूल 3 से भी नहीं हुआ तो रूल 4 से भी नहीं हुआ, रूल 5, रूल 10, रूल 11, रूल 12, समझ में आ रहा है ना, ऐसे करके जाएगा, आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा ना, कैसे जाएगा सर, इंपोर्टर क्या करेगा, बिल ऑफ एंट्री जमा करेगा, किससे, फिर उसके बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे क्या होगा, असेसमेंट होगा और वैल्यूएशन होगा। वैल्यूएशन क्या होगा, अंडर सेक्शन 41, वैल्यूएशन का सेक्शन क्या है, रूल 41 की वैल्यूएशन होगा, ठीक है। वैल्यूएशन होगा लेकिन किस रूल से होगा, रूल 3, रूल 3 एक्सेप्ट हो गया तो रूल 10, फिर रूल 11, रूल 12, बस खत्म, ठीक है। इनकेस रूल 3 नहीं अप्लाई हुआ तो रूल 4, 10, 11, 12, 4 नहीं हुआ 5, 10, 11, 12, 5 नहीं हुआ 6 क्या बोलता है, नीचे जाएगा, ठीक है। फिर 7, 10, 11, 12 ऐसे चलेगा। फिर आपका रूल 9 जो है ना उसमें होगा ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है। कोई हमने पूछा था कि सर तो रूल 9 से ही कर देते हैं, जब रूल 9 मेरा बेस्ट है रूल 9 को चला देते हैं, ऐसा नहीं होगा, कस्टमर में लिखा हुआ ऐसे ही जाना पड़ेगा, अगर रूल 9 नहीं होगा। रूल 9 क्या पता है, जो कस्टमर बोलेगा आपको मानना पड़ेगा। अब बताओ सेटिस्फाइड होगा कि नहीं होगा, कुछ और सोचना नहीं है, जो बोलेगा वो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो रूल 14 और देख लेते हैं हम लोग, आज इसको कंप्लीट करेंगे रूल 3 को, ठीक है। रूल 3 और रूल 10, 11, 12, रूल 10, 11, 12 कर लेंगे तो सब में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। रूल 14 क्या बोलता है, रूल 14, रूल 14 में क्या बोला था हम लोग ने, हम लोग क्या है, रिलेटेड पर्सन है कि नहीं है, नहीं है। प्राइस डिफ्लेटेड है कि नहीं है, नहीं है। तब रूल 3 अप्लाई होगा। रूल 3 क्या बोल रहा है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, रूल 3
सेक्शन 14(1) क्या बोलता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू, वैल्यूएशन वैल्यू। प्राइस एक्चुअली पेड बाय द इम्पोर्टर टू एक्सपोर्टर, मतलब मैंने जो प्राइस इम्पोर्टर, आप लोग इम्पोर्टर हमको जो पेमेंट किए किसको? एक्सपोर्टर, वो एक्चुअल प्राइस है, ठीक है। ट्रांजैक्शन विल बी द एसेसेबल वैल्यू इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ठीक है। ट्रांजैक्शन वैल्यू भी एसेसेबल वैल्यू, मैं जो मैंने वैल्यूएशन बोला ना, जिसके ऊपर रेट बोलेगा वो ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलेगा, ठीक है। लेकिन गुड्स के टाइम गुड्स कस्टम में उसी को एसेसेबल वैल्यू बोलते हैं। हम लोग का रेट ऑफ ड्यूटी किस पे लगता है? एसेसेबल वैल्यू, ठीक है। और एसेसेबल वैल्यू क्या होता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी एसेसेबल वैल्यू होगा जब ये तीनों सेटिस्फाई होगा। आप लोग को पता है पहले से कौन सा कंडीशन है, हम लोग रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर शुड नॉट बी रिलेटेड। रिलेटेड मतलब कौन सा रिलेटेड मैडम? कौन सा रिलेटेड? हाँ, जीएसटी वाला रिलेटेड याद है? याद है आपको जीएसटी? जितना पढ़ाया था मैंने वो मतलब कि पूजा बोल के भूल गई कि आप लोग याद है ना? लड़का लोग को याद रहता है यार, लड़की लोग को याद नहीं रहता, ठीक है। याद है कौन सा रिलेटेड ना? प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, जो प्राइस है सोल कंसिडरेशन, और प्राइस एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन, ये तीन रूल दिया हुआ, सॉरी तीन कंडीशन दिया हुआ। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो ही हम लोग रूल 3 मानेंगे सही, और वही मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू एसेसेबल वैल्यू है। कौन कौन सा? एक्सपोर्टर इंपोर्टर शुड नॉट बी रिलेटेड, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, और प्राइस एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन, ठीक है। देखिए मेरा 10,000 रुपये का इंपोर्ट था, 10,000, ये मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू है, ठीक है। और यही मेरा अगर ये रूल सेटिस्फाई हो गया तो यही क्या रहेगा? एसेसेबल वैल्यू, ठीक है। मैडम इंपोर्टर है, मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैडम कितना पेमेंट करेगी इस इंपोर्ट के अगेंस्ट में? 10,000 रुपये, ठीक है। तो यही मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू है, और यही गुड कस्टम के लिए एसेसेबल वैल्यू है, प्रोवाइडेड तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, क्लियर है। ट्रांजैक्शन वैल्यू एसेसेबल वैल्यू डिफरेंस हो सकता है क्या? हाँ होगा, तभी तो बाकी रूल लिखा हुआ है। बाकी रूल किस लिए? जो ट्रांजैक्शन वैल्यू एसेसेबल वैल्यू नहीं मानेंगे, तब कौन सा रूल मानेंगे? रूल 4, 5, 6 वाला, ठीक है। अभी इस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं एसेसेबल वैल्यू, ठीक है। कितना अमाउंट है? 10,000 रुपये, उस पर एडजस्टमेंट होगा रूल 10(1) और रूल 10(2), और जो आएगा ये वैल्यूएशन आएगा फॉर कस्टम ड्यूटी, ठीक है। मैंने बताया था ना कौन कौन सा आता है, पहले रूल 3 फिर रूल 10, तो रूल 3 तो ये हो गया, ठीक है। रूल 10 भी करना होगा ना। रूल 10 क्या बोलता है? रूल 10 क्या बोलता है? रूल 10 बोलता है कुछ एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है। एडजस्टमेंट में क्या करना होगा? एडजस्टमेंट में अगर यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, इसका मतलब क्या? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? गवर्नमेंट आपको प्लस करवाएगी कि माइनस करवाएगी? पक्का है ना? तो क्या प्लस करवाएगी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला देखिए, क्या प्लस करवाएगी? कमीशन 10(1) दो तरह का एडजस्टमेंट है। क्या क्या एडजस्टमेंट है? 10(1) और 10(2) कमीशन। तो पहले 10(2) देख लेते हैं, 10(2) देख लेते हैं।
10 टू क्या, फ्रेट और इंश्योरेंस, ठीक है, यहाँ से लाने का फ्रेट और इंश्योरेंस। आपको एक टर्म बताता हूँ, क्या है। ये क्या है आपका इंडिया, और ये क्या है आपका चाइना, ठीक है। यहाँ पे आदमी खड़ा है, वो क्या है, हाँ, एक्सपोर्टर, ठीक है, और यहाँ पे आदमी खड़ा है, वो कौन है, इंपोर्टर। जब गुड्स आता है ना, तो यहाँ पे उसका पोर्ट है कि नहीं, यहाँ पे उसका पोर्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे उसका पोर्ट है, और यहाँ पे मेरा पोर्ट है, ठीक है। दो तरह का आपका डिबेट होता है, दो तरह का आपका डिबेट रहेगा। या तो एक्सपोर्टर है, वो क्या बोलेगा, भाई मैं गुड्स को अपना पोर्ट पे लाके रख दूँगा, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब तुम्हारा मतलब किसका, इम्पोर्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम यहाँ पे वेसल लगाओ और यहाँ पे लेके आओ, ठीक है, लेके आओ, मतलब क्या लगेगा इस पे, फ्रेट, ठीक है, और आपका जो शिप आ रहा है उसका इंश्योरेंस, ठीक है। यहाँ पे आपका सोचो 100 रुपया था, और यहाँ पे आके फ्रेट इंश्योरेंस लग के 125 रुपया हो गया, ठीक है, 125 हो सकता है ना, कमेगा तो नहीं ना, हाँ, 125 रुपया हो गया। इसको क्या बोलते हैं, ये जो वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑफ बोर्ड, जिसको हम लोग FOB बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। FOB किसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, CIF, मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, CIF प्राइस। अब समझ में आ रहा है, CIF प्राइस किसको बोलते हैं, और FOB प्राइस किसको बोलते हैं। CIF प्राइस और FOB प्राइस के बीच में क्या है, फ्रेट और इंश्योरेंस, क्लियर है। यहाँ देखिए, FOB प्राइस किस, क्लियर है आपका, वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, FOB प्राइस, ठीक है, प्लस रूल 10(1) चार्जेस। मैंने आपको कौन सा चार्जेस बोला, फ्रेट और इंश्योरेंस, और भी अदर चार्जेस होता है जो जुड़वाता है कस्टमर। फ्रेट और इंश्योरेंस दो रूल है ना, सेक्शन रूल 10(1) और रूल 2, ये क्या है, फ्रेट और इंश्योरेंस, और इसमें अदर चार्जेस, तो अदर चार्जेस इसमें ऐड कीजिए, क्या आएगा, FOB एज पर कस्टमर, ठीक है। उस पर ट्रांसपोर्टेशन ऐड कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है, फ्रेट ऐड कीजिए, और लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्ज जो है फ्रेट हुआ, फिर आपको उसके पोर्ट में जो लोडिंग अनलोडिंग हुआ वो सब ऐड कीजिए, वो क्या आएगा, फिर वो वैल्यू आएगा, उसको ऐड कीजिए, और इंश्योरेंस ऐड कीजिए, तो आ जाएगा क्या, CIF, क्लियर, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, भाई आपको आ रहा है क्या, फ्री ऑन बोर्ड याद आ रहा है,
फ्री ऑन पोर्ट क्या है, उसके पोर्ट में जो वैल्यू था वो है 100 रुपये, और यहाँ तक हमको पहुँचना है CIF होता है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट का। उसके बीच में एडजस्टमेंट होगा, कौन सा एडजस्टमेंट होगा, आने का खर्चा, इंश्योरेंस खर्चा और अदर खर्चा, क्लियर है? उसको जोड़ेंगे तो CIF तक पहुँचेंगे। अब बात है कि ये जो अदर खर्चा है ना, अदर खर्चा कहाँ लिखा हुआ है, 10(1) में, और फ्रेट इंश्योरेंस कहाँ लिखा है, 10(2) में। अब आ रहा समझ में भाई? नहीं आता तो इसी पे पूरा वो है, क्या होता है, कैलकुलेशन है। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? आपका लॉ में लिखा है अगर फ्रेट एयर से आएगा तो मैक्सिमम 20% ऑफ FOB क्लियर है? ठीक है। अगर कोई अदर कन्वेंस से आएगा तो अगर असर्टेनेबल है तो डाल देंगे, नॉन असर्टेनेबल है तो मैक्सिमम 20% ऑफ FOB। क्लियर है? तो असर्टेनेबल मतलब क्या, अगर सम्स में दिया है तो ठीक है, नहीं तो 20% ऑफ FOB। ठीक है। इंश्योरेंस जो दिया है डाल देंगे, अगर नहीं दिया है तो 1.125% ऑफ FOB। क्लियर है? आ रहा समझ में? ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये चार्जेस, ये तो समझ में आ गया। 10(2) 10(1) पढ़ लेते हैं क्या है। टेन वन में क्या है सर, कमीशन ऐड होगा वैल्यू में, कमीशन ऐड होगा वैल्यू में। अगर बाइंग कमीशन है तो ऐड नहीं होगा, सेलिंग कमीशन है तो ऐड होगा। ठीक है, सेलिंग कमीशन है तो ऐड होगा। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? पहले सबसे सुपर करेंगे, ऐड नहीं होगा। देखो क्या हो रहा, मैंने US से माल खरीदा था, ठीक है, मैंने किसी को बोला कि जाओ और मेरा वहाँ पे गुड्स का, वहाँ पे जो गुड्स है ना, वहाँ पे गुड्स का देखो कौन कौन सा गुड्स है सही है। तो मैंने भेजा यहाँ से किसी को कमीशन दे के, कमीशन में भेजा, और उसने बोला कि ये गुड्स सही है और ये गुड्स नंबर 1 है, गुड्स नंबर 2 है, सही है। उसने मुझे स्पेसिफिकेशन भेजा और मुझे सही नहीं लगा। उसने बोला सही है, मुझे सही नहीं लगा, लेकिन कौन लेगा सही है कि नहीं, मैं दूंगा ना। ठीक है, अब वो बोल के आ गया, आके मुझे उसे पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ही ना भाई, वो तो गया मेरा काम करके आया है, उसका काम मुझे पसंद नहीं आया, दैट्स डिफरेंट थिंग, करना पड़ेगा। तो वो क्या संक कॉस्ट है, उससे मेरा कोई डिसीजन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो उसको ऐड नहीं करना होगा वैल्यू में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, जिससे जो कंटेनर में आ रहा है सामान, अगर रिटर्नेबल है तो ऐड नहीं करना पड़ेगा, नॉन रिटर्नेबल है तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, पैकिंग चार्ज, कुछ पैक करके लेके आ रहा है, क्योंकि जो गुड्स आ रहा है ना उसमें स्पेशल कुछ पैकिंग करना होगा, तो वो हमेशा ऐड करना पड़ेगा। मटेरियल्स, टूल्स और डाइसेस, ठीक है, मैंने कुछ गुड्स, जैसे कि मैडम है, मैंने बोला मैडम आप ये लैपटॉप बना दो, ठीक है मैं बना, कितना लैपटॉप, कितना अमाउंट है, मैंने मैडम को बोला 1 लाख रुपया। अरे मैडम आप बैटरी बहुत गंदा बना दीजिए, मैंने बोला आप बैटरी बहुत गंदा, मैं बैटरी भेज दूंगा आपको, बैटरी का एक बैटरी का दाम 10,000 रुपये। तो मैडम हमसे कितना लेगी, बिल कोड करेगी, मैडम बिल कोड करेगी, कितना कोड करेगी, 90,000, क्योंकि 10,000 तो मैंने सप्लाई कर दिया ना। ठीक है, तो मैडम को जो मैंने गुड्स भेजा है, मटेरियल सप्लाई किया है, वो मैडम कोड करेगी तो मेरा वैल्यूएशन कितना आएगा, 90,000 का, लेकिन एक्चुअली में कितना आएगा, तो 10 जब कस्टमर वाला लोग पकड़ेंगे तो क्या बोलेगा उसको, 90,000 कि 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, वो जान से कम करके रखना है ना उसमें 1 लाख रुपया। मैडम को मैंने बोला ठीक है बैटरी ले लो, मेरा बैटरी का दाम कितना 10,000 रुपया, और मैंने उसको कंसेशन में दे दिया, ठीक है बैटरी मैं आपको बेच रहा हूँ, सोचो 6,000 रुपया दे रहा हूँ।
कंसेशन में दिया तो कंसेशन अमाउंट को ऐड कर देंगे, 4000 का कंसेशन दिया ना मैंने उसको तो ऐड कर देंगे। ठीक है, कुछ डिज़ाइन है, डिज़ाइन है, कुछ डिज़ाइन है, डिज़ाइन अगर इंडिया में किया तो ऐड नहीं होगा ऑब्वियसली सर, उसको थोड़ी ना इम्पोर्ट मानेंगे इंडिया में किया तो, और आउटसाइड इंडिया किया तो ऐड होगा। आउटसाइड मतलब कि चाइना से मैंने कुछ मंगाया, चाइना वाले ने चाइना में करवाया या चाइना वाले ने यूएस में करवाया या सिंगापुर में करवाया तो सारा ऐड होगा। रॉयल्टी फॉर इम्पोर्टेड गुड्स, अब क्या है कि मैडम ने गुड मेरे को लैपटॉप भेज दिया, मैडम ने बोला अरे आप जब जितना लैपटॉप सेल करेंगे, मैंने कितना क्वांटिटी भेजा है, मैडम ने 50 क्वांटिटी भेजा, मैडम ने बोल दिया कितना भी लैपटॉप अपने आप सेल करेंगे उसका एक रॉयल्टी मुझे भेजिए स्पेशल लैपटॉप। तो मैडम ने क्या किया, तो मैडम ने क्या किया 1 लाख का लैपटॉप मेरे को 80,000 भेज दिया है, मैडम ने बोला जितना भी आप सेल करेंगे मेरे को 20,000 करके भेजिएगा। ठीक है, तो रॉयल्टी बायर इज रिक्वायर्ड टू पे कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स, कुछ पैसा भेजना पड़ेगा सेल करने को तो वो ऐड होगा। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड, एनी पार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड टू बी एडेड, एनी पेमेंट मेड बाय इम्पोर्टर सेल प्रोसीड करने के बाद कुछ अगर पेमेंट करना पड़ी मैडम को तो वो ऐड होगा। मैडम BMW, मैं BMW का एक डीलर हूँ, मैडम बोली कि जब जब BMW पर दिखेगा आप मेरे को पैसा भेजोगे कुछ। ठीक है, हर BMW पे 2-2 लाख रुपये आप भेजोगे तो BMW का जो वैल्यू आएगा ना कस्टमर में उसमें 2 लाख रुपये ऐड होगा। ठीक है, एनी एक्सपेंसेस चार्जेस प्रायर टू इम्पोर्टेशन, कोई भी इंपोर्ट करने से पहले कोई इंस्पेक्शन चार्ज करवाया है अपना हो या फिर दूसरा हो, अपना मतलब फॉरेन कंट्री का पोर्ट पे, अपना पोर्ट में चाहिए फॉरेन कंट्री का पोर्ट पे, फॉरेन कंट्री का पोर्ट पे कुछ इंस्पेक्शन चार्ज कराया तो ऐड होगा। हैवी हो जा रहा है, हैवी हो जा रहा है, सम्स करते हैं तो इजी होगा। ठीक है, सम्स निकालिए, बुक निकालिए, बुक निकालिए, पेज नंबर पेज नंबर 295, पेज नंबर 295। एक मिनट, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे नहीं है। पेज नंबर 295 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मैं डिटेक्ट करूँ क्या आपके पास है? पेज नंबर 295, इसमें क्या है ना कि
डुप्लीकेट करने से नहीं होगा यार, एक जन उसमें है, क्या होता है ऑनलाइन क्लास में है। ये देखिए इलस्ट्रेशन 1 नहीं है, इलस्ट्रेशन 1 नहीं है, दूसरे स्टार्ट है। ओके यहाँ पे देखिए कंप्यूट the value of imported goods for custom purpose with the following information, ठीक है। ओके कॉस्ट ऑफ पैकिंग कौन सा है, 10 1 की 2, 10 1 की 2, 10 1। कॉस्ट ऑफ लेबर 10 1। मटेरियल supplied to seller by free of cost 10 1। फ्री ऑफ बोर्ड, अच्छा ये वाला सोल्यूशन है, अच्छा ये वाला है, ये 10 1 10 1 10 1। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये क्या है 10 2, ये 2, ये हाँ 10 नहीं होगा, ये इंडिया ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे दिया, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में इंडिया में हाँ ये इंडिया में होने से नहीं होगा। इंडिया में कुछ नहीं होने से नहीं होगा ना भाई, अरे इंपोर्ट कस्टम कहाँ पे लग रहा है, कस्टम एरिया में। और ये वाला जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन कहाँ है, कस्टम एरिया के बाहर या कस्टम एरिया के पहले, DTM है ना, तो वो वैल्यूएशन ऐड हो गया, एनी थिंग्स डन इन DTM को ऐड ही नहीं होगा, अब समझ रहे हैं ना। ओके ये 10,000 ये ऐड होगा, ऐड कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऐड होगा, ठीक है। फिर लेबर पैकेज ऐड होगा ठीक है, ये वाला ऐड होगा। ये टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पैकिंग, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ प्राइस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिर ये वाला कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये ऐड होगा। इंश्योरेंस अनअसर्टेनेबल है, इंश्योरेंस अनअसर्टेनेबल है, क्या लिखवाया था मैंने, इंश्योरेंस अनअसर्टेनेबल है। इंश्योरेंस 1.125%, 1.125%। तो ये आ गया, ये कितना हो जाएगा 1.125%। इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 10,000 प्लस, यहाँ पे देखो 10,000 प्लस 1,000 प्लस 200 प्लस 1,000, ये टोटल आ जाएगा आपका क्या, फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। ऐड CIF मतलब कि ये आप ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन 10 1 और 10 2 क्लियर है। और फिर आ जाएगा ऐसे समझ लो, आ रहा समझ में, आप समझ में ऊपर में क्या लिखवाया था, क्या ऐड करना नहीं करना है।
देखो एक परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा है, ये आपका इंस्टीट्यूट वाला ही देखते हैं। ये परफॉर्मा है, देख लो, इसी परफॉर्मा पे बनाना है। वैल्यू ऑफ मटेरियल एक्स फैक्ट्री प्राइस, मतलब क्या है, उसके फैक्ट्री में बना हुआ प्राइस दिख रहा है आपको, ये परफॉर्मा उसके फैक्ट्री में बना हुआ प्राइस, फिर उसके फैक्ट्री से पोर्ट तक लाने का खर्चा, ठीक है, कैरेज फ्रेट और इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, फिर वहाँ पे लोडिंग करने का खर्चा। आ रहा समझ में? अब आप विजुलाइज कर पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? एक उसके मतलब कि मैडम क्या है, इम्पोर्टर है, मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, यूएस में मैं कहाँ रहता हूँ, यूएस में, मैडम कहाँ रहती है, इंडिया में, ठीक है। मेरे फैक्ट्री में बनने का खर्चा, फिर मेरे फैक्ट्री से यूएस पोर्ट तक आने का खर्चा, ठीक है, फ्रेट इंश्योरेंस, फिर यूएस पोर्ट में यहाँ पे अनलोडिंग करने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ लोडिंग, मतलब अनलोडिंग किया फिर आपका वेसल में लोड किया वो खर्चा, उसको क्या बोलते हैं, फ्री ऑन बोर्ड। क्लियर है? फ्री ऑन बोर्ड, एफओबी प्राइस, मैंने एफओबी से स्टार्ट किया था, इसके पीछे में, ठीक है। फिर ये एडजस्टमेंट तो पता है आपको, क्या एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं, 10(1) क्या है, कमीशन ब्रोकरेज मैंने लिखवा दिया, कमीशन, पैकिंग कॉस्ट लिखवा दिया, कॉस्ट ऑफ इंजीनियर डेवलपमेंट पेंट मैंने लिखवा दिया था, डिजाइन वाला सब, रॉयल्टी लाइसेंस लिखवा दिया था, वैल्यू ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल करेंगे कुछ तो पैसा देंगे फॉरवर्डर को, ऐड होगा, वो भी लिखवा दिया था, वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाई बाय बायर फ्री ऑफ कॉस्ट लिखवा दिया था। ये सब ऐड करने के बाद क्या होता है, एफओबी एज पर कस्टम्स, फिर ये वाला लिखवा दिया था, इसको क्या बोलते हैं, 10(2) पार्ट करना क्या है, एक्चुअल फ्रेट, ठीक है, शिप एंड डिमोलेज चार्जेस और आपका इंश्योरेंस चार्जेस। शिप एंड डिमोलेज चार्जेस क्या होता है ना, आप मानो वेसल आया है, आज कितना तारीख है, 16 तारीख, वेसल आके लग गया पोर्ट में, मैं गया ही नहीं आईजीएन जॉब में, 16 तारीख को लेकर जाना था, मैं गया ही नहीं, 17 तारीख हो गया, 18 तारीख हो गया, गया ही नहीं, वेसल चुपचाप लगा हुआ, तो पोर्ट का तो कुछ चार्ज होता है ना, वो चार्ज होता है, जो मूर्त आपका गाड़ी बोर्ड लगा हुआ है, आप आ नहीं रहे, ठीक है, तो कस्टम क्या करती है, चार्ज लगाती है, उसको क्या बोलते हैं, आपका डिमोरेज चार्जेस, ठीक है, और फिर इंश्योरेंस, इफ नॉट स्पेसिफाइड देन 1.125% ऑफ एफओबी, ठीक है, एक्चुअल चार्ज, इफ नॉट स्पेसिफाइड देन 20% ऑफ एफओबी, मैक्सिमम कितना 20%, इंश्योरेंस मैक्सिमम कितना 1.125, तो आ जाएगा क्या, CIS मतलब कॉस्ट ऑफ CIF मतलब एसेसेबल वैल्यू, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट को एसेसेबल वैल्यू, क्लियर है? अब इसको यहाँ पे पढ़ते हैं, ये प्राइस एक्चुअली पेड बाय द ठीक है, देखिए कहाँ से जा रहा है, सी से, ठीक है, सी से जा रहा है, प्राइस एक्चुअली पेड, ये नील होगा, ये वाला नील होगा, देखो ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, फ्रेट और इंश्योरेंस, इसके ऊपर क्या है, एफओबी एज पर कस्टम्स लिखा है ना बुक में, इंश्योरेंस और फ्रेट के ऊपर क्या है, एफओबी एज पर कस्टम, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 20,500, ये क्या आ जाएगा, एफओबी एज पर इसको क्या बोलेंगे, एफओबी एज पर कस्टम, फिर
FOB एज पर कस्टम के बाद ये अनसर्टेन है, इसको हम लोग क्या करेंगे 20%, ठीक है 20% ऑफ व्हाट FOB, ठीक है 20% ऑफ FOB। उसके बाद FOB मतलब क्या 20,000 है 20,500, 20,500, ठीक है। फिर इंश्योरेंस कितना अनसर्टेन है, कितना 1.125। आज आप लोग कैलकुलेटर नहीं कर रहे हैं, ठीक है आ रहा है ना कितना। फिर टोटल है आपका एसेसेबल वैल्यू, ये आ रहा है आपका, आ रहा है ना। कैलकुलेटर लेके प्लीज आए, ठीक है। फिर केस 3 देखिए 300, 500, 200, 2000, टोटल कितना आ जा रहा है ये 32,000 और 32,800, ये वाला ना 32,800 क्या है ये FOB एज पर कस्टम, ठीक है। फिर ये 12,000 जोड़ेंगे क्या, 12,000 जोड़ेंगे क्या, नहीं जोड़ेंगे, क्यों ट्रांसपोर्टेशन कितना मैक्सिमम, हाँ 20%, तो कितना रहेगा 32,800 का 20%, 6,560। फिर इंश्योरेंस कितना है 600, सॉरी 500, ठीक है इंश्योरेंस 500 कितना है, जोड़ देंगे यहाँ पे कितना है 39,860 आ रहे ना। यहाँ पे देखो यहाँ इंश्योरेंस होता सोचिए इंश्योरेंस होता 6,000, कितना लेते क्या इसको, नहीं लेते, कितना लेते, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ मशीन एट फैक्ट्री, ये कितना USD, इतना ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंकर्ड बाय एक्सपोर्टर फ्रॉम हिज फैक्ट्री टू शिपमेंट, ये ऐड हो जाएगा, हाँ। फिर उसके बाद हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग ऑफ मशीन इन शिप, ये ऐड हो जाएगा। फिर बाइंग कमीशन पेड बाय इंपोर्टर, इसको नहीं लेंगे। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, ये कौन सा है 10(2). फिर और कुछ नहीं है ना, निकालते हैं। और एक्सचेंज रेट लिया हुआ है, एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, निकालते हैं इसको। क्या था ऊपर में, क्या था ऊपर में, मैं बार बार पलटूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। 20,000 प्लस 1,000 प्लस 100, ये क्या आ जाएगा FOB, यही आएगा ना, FOB आएगा ना, हाँ यही आएगा। कितना आ जाएगा 21,100 प्लस 10(1) नहीं है ना, 10(1) नहीं है, प्लस 10(2) कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये तो नहीं आएगा 2,000। फ्रेट 2 में फ्रेट कितना आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस इंश्योरेंस कितना आ जाएगा 1.125, 1.125 कितना आ जाएगा, नहीं FOB है ना इसका 21, कितना आ जाएगा 23.38 37, ठीक है। ये टोटल आ गया, टोटल आके क्या आ जाएगा, ये किस में आएगा
आपका डॉलर में कि इसमें, डॉलर में, डॉलर में आएगा ना भाई। 20% तो इसका निकाले ना, ये तो डॉलर है ना, ये डॉलर है, ये डॉलर है, ये भी डॉलर है, ठीक है। 20% तो इसका है, तो ये भी डॉलर है और ये भी डॉलर है। टोटल कितना आ रहा है ये 23,337 इंटू एक्सचेंज रेट कितना है 65, ये वाला कितना आ रहा है 15, 16, 930। एक क्या जाएगा ऐसे से हो जाएगा। अरे समझ में, हाँ बाकी आप लोग ट्राई करके देखना। उसमें सम्स है इलस्ट्रेशन 4, 5, 6, 7, जितना इलस्ट्रेशन है ना कंप्लीट कर देते हो। 6, 7 तक ही है, ठीक है। 4, 5, 6, 7 4 सम्स करते हैं। नेक्स्ट क्लास कस्टमर नेक्स्ट सैटरडे है, ठीक है। अच्छा और एक चीज़, और एक चीज़, रेट देखो, रेट ऑफ एक्सचेंज देखिए यहाँ पे। रेट ऑफ एक्सचेंज कब का लेते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज कब का लेते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज किसका लेना है, इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट का। अगर इंपोर्ट का लेना है तो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। एक्सपोर्ट अगर मतलब क्या है होम कंजम्पशन के लिए, वेयर हाउस के लिए डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट किसका लेते हैं CBIC क्या है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, उसका लेते हैं। RBI रेट भी देता है पहचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इलस्ट्रेशन 4 देखिए, पेज नंबर 296, ठीक है ना, पेज नंबर 296 नीचे लिखा ना, कितना नंबर पॉइंट है, द CBIC नोटिफाइड एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। 1 yen कितना है $0.69, सॉरी 1 yen इक्वल्स टू 0.69 रुपीस, और इंटरबैंक चेंज भी दिया हुआ है 1 yen इक्वल्स टू 0.7, ठीक है। इसके बाद अगर देखिए मिस्टर XYZ had affected bank based exchange rate 1 is rate equals to 0.71 आएगा। कौन सा रेट लेना है CBIC का, उसको सर्कल कर दीजिए, उसी को सर्कल कीजिए, बाद बाकी कोई काम का नहीं है, ठीक है। रेट कौन सा लेना CBIC वाला, और एक्सपोर्ट का तो भी सम्स है नहीं, ठीक है। होम कंजम्पशन अभी जो कुछ नहीं बोला तो होम कंजम्पशन नहीं मानेंगे, ठीक है। रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी किसका लेना है, इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट हो रहा है होम कंजम्पशन के लिए जा रहा है तो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर मेरा डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री मेरा 29/6 को है आपका रेट ऑफ ड्यूटी है ना, रेट ऑफ ड्यूटी सोचिए आपका 12% है, ठीक है। और इसलिए एंट्री इनवर्ड के दिन में आपका 30/6 को मेरा हो गया है सोचिए 10%। तो कौन लेंगे, जो अर्लियर होगा 12% होगा, क्लियर है। अगर डेट ऑफ क्लियर वेयर हाउस में जा रहा है तो डेट ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस, और एनी अदर में डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। आगे और समझ कीजिएगा, मैंने इतना पढ़ा दिया तो आपके इलस्ट्रेशन स्मूथली हो जाएगा, ठीक है। सम्स करके रखिएगा, सम्स करने से तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सम्स क्या आएगा, सम्स सिर्फ आपका मैक्सिमम वैल्यूएशन पे आएगा। एग्जाम में सुन लीजिए, एग्जाम में सम्स वैल्यूएशन पे ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास में वैल्यूएशन बना दिया कि
कि आपके पास एक हफ्ता का टाइम रहेगा कि आप वैल्यूएशन का सम्स प्रैक्टिस कर पाएंगे। और जानबूझ के वैल्यूएशन कर रहा है, IQT नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप वैल्यूएशन करके रखना, आपको पता चलेगा जितना मैं लॉस होगा उससे ज़्यादा वैल्यूएशन का सम्स खत्म हो जाएगा। ज़्यादा वैल्यूएशन खत्म हो जाएगा तो यू कैन कीप कि 60% काम हो गया है, ठीक है। कस्टम कैसे होता है ये आपको बता दिया, कस्टम क्या होता है वो बता दिया, इंपोर्ट कहाँ पे मानते हैं वो बता दिया, कहाँ इंपोर्ट नहीं मानते वो बता दिया, ठीक है। रेट बता दिया कैसे लेना, रेट बता दिया कौन सा रेट लेना है। उसके बाद एक्सचेंज रेट बता दिया, ठीक है, कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना। देन 10(1) 10(2) बता दिया। क्या नहीं बताया, नहीं बताया मैंने आपका ड्यूटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी तो बोलते हैं और भी बहुत सारा टाइप है, और भी 5-6 टाइप्स ऑफ ड्यूटी है, 5-6 टाइप ऑफ ड्यूटी भी बताया है। और वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, मतलब वैल्यूएशन में कौन सा रूल नहीं बताया है, रूल 3 बताया है, रूल 3 बताया है, रूल 10 बताया है, ठीक है, और कुछ नहीं बताया है। क्लियर है, तो रूल 4 से बचा हुआ है, द रूल बचा हुआ है, रूल 3 रूल 4 5 6 7 से बचा हुआ है, और टाइप्स ऑफ ड्यूटी बचा हुआ है। ये दो तो कवर हो जाएगा, कस्टम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई जस्ट विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में आपका रूल बता दें या फिर ड्यूटी बता दें, उसके बाद वाला क्लास में नहीं पॉसिबल तो आपका वैल्यूएशन का रूल बता दें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ड्यूटी बता दें, उसके बाद वाला वैल्यूएशन का रूल बता दें, तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, सम्स करके रखिएगा। क्या बोर्ड लग गया क्या? हाँ, बोर्ड लग गया तो बोर्ड लगाया गया नेक्स्ट क्लास। आप लोग ज़्यादा टाइम पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिए, अभी तो हाँ, एक मिनट, एक मिनट।